चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेशन की। ये वो डेफिनेशन है जो बचपन से आप पढ़ते आए होंगे, फिर भी हम फॉर्मेलिटी के लिए इसको लिख लेते हैं। जरा लिखिए, डाइजेशन होता क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस, breakdown of complex food substances into simple absorbable form is known as digestion. Into simple absorbable form is known as digestion. होता क्या है? जो complex food substances होते हैं, बड़े food substances होते हैं, उनको तोड़ तोड़ के छोटे parts में जो है डिवाइड कर दिया जाता है ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके, उसी को हम कहते हैं डाइजेशन। अगर मोटा मोटा हम बात करें तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह, ये टूट जाते हैं, ये सिंपल शुगर अमाइनो एसिड्स में टूट जाते हैं और आसानी से एब्जॉर्ब हो सकते हैं। लिपिड की बात करें तो वो मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में टूट जाता है, तो इसलिए वो एब्जॉर्ब हो सकता है। तो यही हुआ कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ दे, दैट इज नोन एज डाइजेशन। अब डाइजेशन क्या है, मैकेनिकल की बायोकेमिकल? ये दोनों है। मैकेनिकल इसलिए कि हम दांत से च्योनिंग करते हैं, तोड़ते हैं फूड सब्सटेंसेस को, और बायोकेमिकल इसलिए क्योंकि एंजाइमेटिक जो इसके बॉन्ड्स हैं फूड के मैक्रोमोलिक्यूल्स के, वो टूटते हैं। तो इस बात को भी लिख लीजिए, डाइजेशन इज बोथ मैकेनिकल एज वेल एज बायोकेमिकल। डाइजेशन इज बोथ मैकेनिकल एज वेल एज बायोकेमिकल। अब डाइजेशन की अगर हमने बात की तो सबसे पहले हम फूड की बात कर लेते हैं, क्योंकि डियर डाइजेशन तो फूड का ही होने वाला है। तो फूड जो है वो दो तरीके का है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड विटामिन्स, ये ऑर्गेनिक में आते हैं। और इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो इसमें मिनरल्स और वाटर आते हैं। ऑर्गेनिक में क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड विटामिन्स, वो ऑर्गेनिक फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। जबकि इनऑर्गेनिक में क्या आता है? मिनरल्स एंड वाटर, राइट। अब प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स एंड प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फूड को डिस्कस करते हैं। पहले आप लिख लीजिएगा प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड। एक्चुअली ये वो फूड होते हैं जो ज्यादा अमाउंट में लिया जाता है और ये एनर्जी हमें देता है, उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड। तो लिखिए इसमें, they are generally taken in large amount and they provide us energy. We are writing about the proximate principles of food, then we will write about the protective principles of food. Proximate principle of food, they are taken in large amount, they are generally taken in large amount and they provide us energy. Example, carbohydrate, protein, lipid. Next, protective principles of food. Protective principles of food. They are generally taken in small amount, but they are necessary. But they are necessary as they protect us from various deficiency diseases. But they are necessary as they protect us from various deficiency diseases. ये ज्यादातर स्मॉल अमाउंट में लिया जाता है, एक्सेप्ट वाटर जिसका अमाउंट थोड़ा ज्यादा होता है, अदरवाइज बहुत स्मॉल अमाउंट में लिया जाता है, जैसे कि वाटर, विटामिन्स एंड मिनरल्स। देखिए, मिनरल बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए, विटामिन भी स्मॉल अमाउंट में चाहिए, पर अगर वो स्मॉल अमाउंट हमें नहीं मिला तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फूड में आप समझ गए, एग्जांपल क्या? एग्जांपल वाटर, विटामिन्स एंड मिनरल्स। वाटर, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। तो ये तो टाइप्स ऑफ फूड हो गए, प्रॉक्सिमेट एंड प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फूड। सबसे पहले इस टॉपिक में हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से, क्योंकि मेनली हम इसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को या डाइजेशन इन ह्यूमंस को ही डिस्क्राइब करेंगे। हाँ, हम और एनिमल का भी रिलेशन ले लेंगे अगर कोई जो है इंटरेस्टिंग बात आती है या कोई ऐसी बात जो क्वेश्चन में पूछी जाती है, हम उसकी चर्चा अदर एनिमल में भी जरूर करेंगे। ये पूरी फिजियोलॉजी में ऐसा हम करेंगे। केवल ह्यूमन हमारा मेन रहेगा, पर केवल ह्यूमन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि साथ साथ और भी एनिमल्स जो इम्पोर्टेंट है उनमें चीजें वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पर शॉर्ट में मेनली ह्यूमन फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आई हैव ड्रॉन इट ऑलरेडी टू सेव योर टाइम। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ इज बाउंडेड बाय टू लिप्स, अपर लिप एंड लोअर लिप। माउथ को अगर हम खोलें तो ओरल कैविटी आता है। दिस इज द ओरल कैविटी।
यहाँ से ये नेजल कैविटी आ रही है, दोनों आके मिलते हैं जिस जगह पे, उसे हम कहते हैं फेरिंग्स। अब फेरिंग्स इज द कॉमन ओपनिंग ऑफ फूड पाइप, दिस इज फूड पाइप ईसोफेगस, एंड विंड पाइप दैट इज ट्रैकिया। तो इसका मतलब फेरिंग्स एक कॉमन ओपनिंग है, जो एनसीईआरटी लिखता है कॉमन ओपनिंग फॉर विंड पाइप एंड फूड पाइप दैट इज फेरिंग्स। ये फूड पाइप और ये विंड पाइप यहाँ पे ओपन हो रहा है, कौन? फेरिंग्स। ये दोनों यहीं पे आके मिलती है एक तरह से। तो यहां से फूड अंदर जाता है ओरल कैविटी में और वो फेरिंग्स में पहुंचता है, विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड पाइप एंड विंड पाइप। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पर अगर हम देखें तो कान के नीचे ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है पैरोटिड, और टंग के नीचे सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल ग्लैंड, इनके बारे में आगे हम बात करेंगे, ये लोकेटेड है। पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड, दीज आर द 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड फाउंड इन ह्यूमंस। ये 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड है जो ह्यूमन में फाउंड करते हैं, और ये सब आगे खुलते हैं यही ओरल कैविटी में, फेरिंग से थोड़ा ऊपर ये खुलता है। पैरोटिड की अगर आप बात कर लीजिए तो थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देते हैं, वरना लोगों को कंफ्यूजन आ जाएगा, क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड खुलता कहाँ है? वो खुलता ओरल कैविटी में है, टंग के पास। तो ये टंग के पास और ये दोनों भी टंग के पास खुलते हैं, ठीक है। यहां से फूड विंड पाइप में ना जाए, ये बात इंश्योर करता है एपिग्लॉटिस, जो ग्लॉटिस को कवर करता है। ये ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। तो फूड वो विंड पाइप में ना चला जाए, ये बात इंश्योर करता है कौन? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस कवर्स दी ग्लॉटिस, दिस इज द एपिग्लॉटिस यू कुड से। आगे हम इसको भी बना के देखेंगे। जो एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर रहा है ताकि फूड जो है वो विंड पाइप में ना चला जाए, फूड फूड पाइप में ही जाए। तो जैसे ही फूड आता है, एपिग्लॉटिस कवर्स दी ग्लॉटिस, ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, तो फूड तुरंत चला जाता है ईसोफेगस में, ठीक है। ईसोफेगस इस तरह से डायफ्राम को पर्स करके अंदर जाता है और फिर ये स्टमक से मिल जाता है। ये स्टमक के जिस पार्ट में खुलता है उसे हम कहते हैं कार्डियक। ये ईसोफेगस इस पार्ट में खुल रहा है, विच इज कार्डियक पार्ट। क्योंकि ये कार्डियक पार्ट है, इसीलिए ये स्फिंक्टर जो ईसोफेगस और स्टमक को अलग कर रहा है उसे हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। क्यों? क्योंकि स्टमक के कार्डियक पार्ट पर ये है, इसीलिए कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। और ये स्टमक और ईसोफेगस के बीच में है, इसीलिए इसको गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं। गैस्ट्रो वर्ड इज यूज्ड फॉर स्टमक एंड ईसोफेगस फॉर ईसोफेगस। तो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर इसे कहा जाता है। इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू ईसोफेगस। ये स्फिंक्टर एक तरफ खुलता है, केवल नीचे की तरफ, फूड को ईसोफेगस से स्टमक में अलाउ करता है, पर स्टमक से फूड को वापस ईसोफेगस में अलाउ नहीं करता, ठीक है। दिस इज स्टमक एंड स्टमक हैज 4 पार्ट्स। पहले के एनसीईआरटी में 3 पार्ट्स लिखे हुए थे, पर अब 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। दिस इज कार्डियक पार्ट, ये जो स्मॉल पोर्शन है कार्डियक पोर्शन है। फिर ये जो ऊपर है ना, ये फंडिक पोर्शन है, यहाँ हमने मार्क किया है, पर दिस वन इज फंडिक, दिस वन इज कार्डियक, ठीक है। तो सबसे ऊपर फंडिक पोर्शन होता है, क्योंकि ये कार्डियक पोर्शन हो गया और ये फंडिक पोर्शन हो गया, सबसे ऊपर फंडिक पोर्शन हो गया। ये पूरा फंडिक है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कार्डियक इतना सा, फंडिक ये पूरा, फिर बीच का पूरा पोर्शन है उसे हम कहते हैं बॉडी या मेन पार्ट, और यहाँ पर जो थोड़ा सा पोर्शन है उसे हम कहते हैं पाइलोरिक। तो 4 जो है इसमें पोर्शंस हैं, कार्डियक, फंडिक, मेन बॉडी पार्ट एंड पाइलोरिक, और ये चारों मिला के ये बनता है क्या? स्टमक। यहाँ हमने दिखा रखा है कि इसमें HCl आप जानते हो वो भरा हुआ होता है। फिर ये स्टमक खुलता है इंटेस्टाइन में, और पहला पार्ट जो इंटेस्टाइन का है वो सी शेप्ड ड्यूडेनम है। कौन सा? सी शेप्ड ड्यूडेनम। और ये है स्फिंक्टर जो फूड को ड्यूडेनम से वापस स्टमक में जाने से रोकता है। ये फूड को स्टमक से ड्यूडेनम में तो आने देगा, पर ड्यूडेनम से वापस स्टमक में नहीं जाने देगा। इस स्फिंक्टर को हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। We didn't have marked it here, but this is cardiac sphincter and this one is pyloric sphincter. ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है क्योंकि ये स्टमक के पाइलोरिक रीजन में होता है। तो पूछेगा पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करता है, तो आप कहोगे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम ड्यूडेनम टू स्टमक, ठीक है।
ये ड्यूडेनम सी शेप्ड है, आगे जाके ये हो जाता है कॉइल्ड जिजुनम एंड हाईली कॉइल्ड इलियम। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में सी शेप ड्यूडेनम, देन जिजुनम एंड देन इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। हाईली कॉइल्ड इलियम है, सबसे जो लॉन्गेस्ट पार्ट है पूरे एलिमेंट्री कैनाल का वो इलियम होता है। अगर आपको 7 से 9 मीटर का एलिमेंट्री कैनाल है तो डियर लगभग 7 मीटर के करीब इलियम अकेला होता है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि इलियम कितना ज्यादा लॉन्ग है, और उसके लॉन्ग होने से फायदा ये होता है कि इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए, और वो प्रोवाइड करता है कौन? इलियम। ठीक है, तो ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हुई। यहां जरा देख लेते हैं, ये लिवर है, ये 2 लोब्स हैं उसके, यहां से गाल ब्लैडर आ रहा है, और लीवर के डक्ट भी गाल ब्लैडर के डक्ट में मिल जाते हैं। ये गाल ब्लैडर, ये लीवर, सारे डक्ट यहाँ पे मिल गए। और बाइल गाल ब्लैडर से भी आता है, लिवर से भी आता है। एक्चुअली होता है क्या है कि बाइल इज फॉर्म्ड इन लिवर एंड इट इज स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर वेयर इट इज कंसंट्रेटेड 10 to 15 टाइम्स। तो बाइल का कंसंट्रेशन गाल ब्लैडर में होता है 10 से 15 गुना। फिर वो बाइल गाल ब्लैडर से भी आता है और लिवर से भी आता है जब फूड आता है यहाँ ड्यूडेनम में तब। तो दोनों डक्ट जब मिलते हैं, ये गाल ब्लैडर का डक्ट और लिवर का डक्ट, तो उसे हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, बिकॉज इट कैरीज बाइल फ्रॉम द गाल ब्लैडर एंड लिवर, इसीलिए इसको कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। यहाँ पे ये लीफ लाइक पैंक्रियाज दिख रहा है, उसका डक्ट भी आ रहा है। ये कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाज का डक्ट विच हैज नॉट बीन मार्क, क्योंकि स्पेस की कमी है तो यहाँ मार्क नहीं किया है। तो ये कॉमन बाइल डक्ट, ये पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों मिल जाते हैं तो हम कहते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ये हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट खुल जाता है ड्यूडेनम में। तो इसका मतलब यहाँ से बाइल आता है कॉमन बाइल डक्ट से, और पैंक्रियाटिक डक्ट से पैंक्रियाटिक जूस, और वो ड्यूडेनम में खुल जाते हैं। तो ड्यूडेनम में साथ साथ खुलते हैं, चाहे बाइल की बात करिए चाहे पैंक्रियाटिक जूस की जिसमें पैंक्रियाटिक एंजाइम है, दोनों ड्यूडेनम में आके खुलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने सीक्रेशन को पोर करते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, क्या क्या? सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम, 3 पार्ट होते हैं। सीकम को अगर आप देखिए तो सीकम यहाँ पर ब्लाइंडली क्लोज हो जाता है, एकदम बंद हो जाता है। इसे हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। जो हमारे एंसेस्टर्स में सेलुलोज डाइजेशन का काम करता था, पर हम लोगों में ये वेस्टिजियल हो चुका है, इसका कोई काम नहीं है, बल्कि कभी कभार इसका इन्फेक्शन जरूर हो जाता है और अपेंडिसाइटिस हो जाता है। ऐसे केस में इसको कट करके निकालना पड़ता है। अगर नहीं निकाला तो दैट कैन प्रूव टू बी फेटल टू मैन, ये जानलेवा हो सकता है। सीकम की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी लिखता है कि सीकम हार्बर्स सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो आप चाहे तो अलग से कहीं लिख लीजिएगा, सीकम हार्बर्स सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और आप एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे ही। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है आपको। फिर आता है कोलॉन। कोलॉन के 4 पार्ट है, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन एंड सिग्मोइड कोलॉन। यहाँ पर सिग्मोइड कोलॉन है जो ऐसे घूम रही है, उसे हम कहते हैं सिग्मोइड कोलॉन। तो इसका मतलब कोलॉन के 4 पार्ट हो गए, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन। ये सिग्मोइड होती है, उतना बढ़िया शेप नहीं बना होगा पर इस तरह से सिग्मोइड कोलॉन होती है। फिर आता है रेक्टम, जहां अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है, एंड एनएस इज दैट पार्ट फ्रॉम वेयर द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। एनएस वो पार्ट है जहां से अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से एक्सपेल हो जाता है। ठीक है, अगर हम देखें ये लार्ज इंटेस्टाइन को, तो उसमें ये जो उभार होते हैं ना डियर, ऐसे ऐसे उभार जो देख रहे हैं, उन उभारों को हम कहते हैं हॉस्ट्रा। ठीक है, इसके अलावा छोटे छोटे अपेंडेजेस भी बन जाते हैं, ये फैट फिलिंग की वजह से होते हैं, फैट फिल्ड अपेंडेजेस होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे अपेंडेजेस होते हैं इन्हें कहा जाता है एपीप्लॉइक अपेंडेजेस। दीज आर फैट फिल्ड अपेंडेजेस नोन एज एपीप्लॉइक अपेंडेजेस। ठीक है, इन्हें एपीप्लॉइक अपेंडेजेस कहते हैं। क्या होते हैं ये? फैट फिल्ड अपेंडेजेस। प्लस लार्ज इंटेस्टाइन का जो शेप है वो मेंटेन रहता है ये 3 मस्कुलर बैंड से, नोन एज टीनिया कोलाई। व्हाट इज टीनिया कोलाई? दे आर 3 मसल बैंड which maintains the shape of large intestine. These are 3 muscle bands
which maintains the shape of large intestine. तो लार्ज इंटेस्टाइन के शेप को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो डियर ये एक ओवरव्यू हो गया पूरे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब हम एक एक पार्ट को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद फिर एंजाइम्स को पढ़ेंगे। यही हमारा तरीका होगा इसको आगे प्रोसीड करने का, इस चैप्टर को पढ़ने का। तो सबसे पहले हमने माउथ से स्टार्ट किया था, तो माउथ को खोलते ही ओरल कैविटी या बकल कैविटी आ जाती है, तो वी विल डिस्कस अबाउट द बकल कैविटी, ठीक है। ये माउथ को खोलते ही बकल कैविटी आ गई, ठीक है। यहां पर अगर आप देखिए तो माउथ इज बॉन्डेड बाय टू लिप्स, अपर लिप एंड लोअर लिप। जब मुंह को खोलते हैं तो बकल कैविटी आती है। इसमें एक तो इसका रूफ हो गया, दूसरा फ्लोर हो गया। तो फ्लोर ऑफ बकल कैविटी इज ऑक्युपाइड बाय टंग। ये किससे ऑक्युपाइड होता है? टंग से। और टंग जुड़ा होता है नीचे फ्लोर पे बाय लिंगुअल फ्रेन्यूलम। किससे जुड़ा होता है? लिंगुअल फ्रेन्यूलम से ये टंग जुड़ा होता है। इसका मतलब फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी इज ऑक्युपाइड बाय द टंग एंड टंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर बाय लिंगुअल फ्रेन्यूलम और फ्रेन्यूलम लिंगुए, दोनों नाम यूज होते हैं। और अगर हम बात करें यहां पर लिप्स की, तो लिप्स अटैच होते हैं बॉडी से, किससे? लेबियल फ्रेन्यूलम हमने लिख दिया है, ये लेबियल फ्रेन्यूलम ही है, लेबियल फ्रेन्यूलम, ये लिंगुअल फ्रेन्यूलम, ठीक है। तो लिप्स किससे अटैच है? लेबियल फ्रेन्यूलम से। वो फोल्ड जो लिप्स को अटैच करके रखता है बॉडी से, दैट इज लेबियल फ्रेन्यूलम। और वो फोल्ड जो टंग को फ्लोर से अटैच करके रखता है, फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, से उसे कहते हैं लिंगुअल फ्रेन्यूलम। लेबियल फ्रेन्यूलम, लिंगुअल फ्रेन्यूलम, ठीक है। यहां पर रूफ की अब बात करते हैं। फ्लोर इज ऑक्युपाइड बाय टंग। रूफ के दो पार्ट हैं। जो आगे वाला एंटीरियर पार्ट होता है, अगर आपसे जीभ से टच करिए तो ऐसे उसमें उभार है ना, उन्हें हम कहते हैं रुगे, पैलेटाइन रुगे। जहां भी उभार होते हैं दे आर नोन एज रुगे। तो उन उभारों को हम कहते हैं पैलेटाइन रुगे। और जो आगे का पोर्शन होता है हार्ड होता है, इसीलिए उसे कहते हैं हार्ड पैलेट। ये आगे का पोर्शन हार्ड है बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय थ्री बोन्स, मैक्सिला, प्री मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन। ये तीनों बोन हार्ड पैलेट को सपोर्ट करती है, तो आगे वाला हार्ड होता है। देखिए हार्ड होता है और हार्ड होना भी चाहिए, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं या जब भी फूड को पुश करते हैं टंग की मदद से, तो टंग हार्ड पैलेट पे टच होती है। मैं लगातार बोल रहा हूँ, मेरी टंग लगातार हार्ड पैलेट पे टच हो रही है, तो हार्ड पैलेट पे टच होती है और फूड को पुश करती है, प्लस बोलते हैं तो हार्ड पैलेट पे टच होती है। अगर ये सॉफ्ट होता ना डियर, तो हर दिन लाल हो जाता है और थोड़ा बोलने के बाद आप चुप हो जाते हैं। और कुछ लोग, जो लोग ये पान मसाला गुटखा वगैरह खाते हैं, मुंह में भर जाता है बहुत ज्यादा, तो वो अपनी टंग को टच नहीं कराते हार्ड पैलेट से। अगर टच कराएंगे तो फूड अंदर चला जाएगा। तो ऐसा बोल रहा है, और भाई क्या हार्ड था? क्योंकि हार्ड पैलेट पे अगर टच हुई थी तो धड़ से पूरा का पूरा पान मसाला उनका अंदर चला जाएगा। तो इससे हमें पता लगता है कि फूड को पुश करने के लिए और बोलने के लिए, दोनों के लिए टंग हार्ड पैलेट पे टच होती है। तो हार्ड पैलेट का मजबूत होना बहुत जरूरी है और उसको इस तरह से चोट नहीं पहुंचती, ऑपरेशन नहीं होता। हार्ड पैलेट के आगे जाइए, थोड़ा अंदर देखिए, जीभ को ले जाइए, तो एकदम प्लेन जगह मिलेगी। फूड कभी इस पे लड़ता नहीं है, वरना चोट लग जाए आपको। पर हाँ, कभी वो प्रसाद खाते हैं आप, तो उसके अंदर जो होते हैं पंजीरी वगैरह, वो चिपक जाती है सॉफ्ट पैलेट पे, फिर से हटाना पड़ता है। या बोनवीटा वगैरह आप खा लेते हैं लगातार, तो सॉफ्ट पैलेट पे टच हो जाता है। मगर वैसे फूड जो है ना, सीधे टंग अंदर धक्का देती है और सॉफ्ट पैलेट पे बिना टच हुए अंदर चला जाता है आपके फेरिंग्स में, ठीक है। तो ये है सॉफ्ट पैलेट। द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट हैंग्स एंड इट इज नोन एज उव्यूला। जो सॉफ्ट पैलेट का सबसे पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है उसे हम कहते हैं उव्यूला, ठीक है। और ये है ओरोफेरिंक्स, जिसके अंदर फूड जाता है, और इसके साइड साइड में टॉन्सिल है। टॉन्सिल असल में ये आप कह सकते हो कि हमारे इम्यून सिस्टम की एक तरह से पार्ट है। ये लिम्फ नोड्स हैं। लिम्फ नोड का मतलब होता है यहाँ पे हमारी इम्यून सिस्टम की सेल्स होती हैं कई सारी, और जो भी इंफेक्शियस चीज, फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन माइक्रोब जा रहा होता है, वो ये टॉन्सिल उसका सफाया कर देते हैं, उसे मार देते हैं एक तरह से। ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिसीजेस से। और ये टॉन्सिल्स, जब इनका इन्फेक्शन हो जाता है बहुत ज्यादा, उसे टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। जब माइक्रोब ज्यादा ही हो जाता है और ये बेचारे लड़ नहीं पाते, तब टॉन्सिलाइटिस हो जाता है और फिर जो है स्वेलिंग हो जाती है, पेनफुल हो जाते हैं टॉन्सिल्स, का इलाज कराना पड़ता है, ठीक है। तो ये डियर आपने देखा
दिस वाज ऑल अबाउट दी बकल कैविटी। ठीक है, हमने डायग्राम बना दिया, शॉर्ट में बता दिया, कुछ लिखने की इसमें खास जरूरत नहीं है। अब आते हैं और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज टीथ। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले ह्यूमन टीथ को हम डिस्क्राइब कर लेते हैं कैसा होता है, फिर ह्यूमन डेंटिशन की बात करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ टीथ की बात करेंगे, जो अलग अलग एनिमल्स में टीथ होते हैं उनकी बात। मैंने कहा था हम ह्यूमन की बात करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, मगर टाइप्स ऑफ टीथ की बात करेंगे तो और एनिमल्स भी आ जाएंगे जिनके पास वो अलग अलग तरह के दांत होते हैं और वो भी जरूरी होता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये ह्यूमन टीथ बनाया हमने, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, क्राउन, देन नेक स्मॉल पार्ट, एंड देन रूट, वो भी और बड़ा होता है, यहाँ पे थोड़ा छोटा बना होगा, रूट भी बहुत बड़ा होता है, क्राउन से भी ज्यादा नीचे तक रूट क्या होता है। तो क्राउन, नेक और रूट, ये 3 पार्ट होते हैं टीथ में। टीथ में सबसे ऊपर होता है इनेमल, which is made up of calcium phosphate and it is the hardest substance of the body। ये कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है, कार्बोनेट बोल दिया था, ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है और हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी होता है, सबसे मजबूत सब्सटेंस होता है ये हमारी बॉडी का, इसीलिए दांत से हम हार्ड से हार्ड चीज को क्रैक कर लेते हैं। और इनेमल दैट इज फाउंड बाय अमीलोब्लास्ट सेल। अमीलोब्लास्ट सेल्स इस इनेमल को लगातार बनाती रहती हैं, क्योंकि जब आप फूड खाते हो तो धीरे धीरे घिसते भी हैं, तो इसीलिए जो अमीलोब्लास्ट सेल है वो नया जो है इनेमल लगातार बनाती रहती है। इनेमल के नीचे होता है डेंटाइन। ठीक है, डेंटाइन में कुछ प्रोसेसेस दिख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे निकले हुए, इन्हें हम कहते हैं कैनालिकुलाए, जो लंबे लंबे प्रोसेस है, दे आर नोन एज कैनालिकुलाए। डेंटाइन इज फॉर्म्ड बाय ओडेंटोब्लास्ट सेल्स। तो डेंटाइन, ओडेंटोब्लास्ट सेल डेंटाइन को बनाती है। एक और बात, इनेमल एक्टोडर्म से बनता है, जो जर्म लेयर होती है एक्टोडर्म, और डेंटाइन मीजोडर्म से बनता है। इसका मतलब बाहर का दांत एक्टोडर्म से, उसके अंदर मीजोडर्म से। इसका मतलब टीथ का ओरिजिन ना तो अकेले एक्टोडर्मल हुआ ना मीजोडर्मल हुआ, टीथ का रीजन हुआ एक्टोमीजोडर्मल। सो ये बात भी आप लिख सकते हो, टीथ इज एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन बिकॉज इनेमल इज एक्टोडर्मल व्हेयरएज डेंटाइन इज मीजोडर्मल। इनेमल एक्टोडर्मल है जबकि डेंटाइन क्या होती है, मीजोडर्मल। ठीक है, यहां बीच में ये पल्प कैविटी है। पल्प कैविटी न्यूट्रिशन और गैसेस प्रोवाइड करती है टीथ को, क्योंकि टीथ वो जिंदा स्ट्रक्चर है, लिविंग स्ट्रक्चर है, दे रिक्वायर न्यूट्रिशन एंड गैसेस। तो यहाँ पे आर्टरी आ रही है, देखिए न्यूट्रिशन लेके, गैसेस लेके, वेन्स ये CO2 लेकर जा रही है और वेस्ट प्रोडक्ट लेकर जा रही है, साथ ही साथ यहाँ पर नर्व भी आ रही है, जिससे हमें दर्द का एहसास होता है अगर दांत टूटते हैं या बहुत ज्यादा दांत इधर से घिस जाए तो पानी भी लगता है, वो तब होता है जब नर्व एक्सपोज हो जाती है, बहुत ज्यादा यहाँ से दांत सड़ जाए या कोई डॉक्टर घिस दे बहुत ज्यादा इन्हें किसी वजह से, और नर्व हल्की सी टच होने लगे, किनारे आ जाए, तो पानी पीने पर भी बहुत पेन होता है, क्योंकि नर्व स्टिमुलेट हो जाती है। तो दांतों में आर्टरी, वेन, नर्व ये किसमें जाती है, पल्प कैविटी में। ये दांत मजबूती से जुड़े होते हैं, यहाँ पे एक गम्स इनको पकड़ के रख रहे हैं, और गम्स ही नहीं, ह्यूमन में थीकोडॉन्ट टीथ होता है, क्योंकि टीथ आर फॉर्मली एम्बेडेड इन बोनी सॉकेट। एक बोन के सॉकेट में फॉर्मली पकड़े हुए होते हैं टीथ, और ये बोन का सॉकेट कौन सी बोन है, एल्व्यूलर बोन। केवल इतना ही नहीं, यहाँ गम्स में शार्पीज फाइबर भी हैं, जो टाइप 2 एल्व्यूलर फाइबर होते हैं, ये मजबूती दे रहे हैं दांतों को पकड़ने के लिए। प्लस यहाँ पे सीमेंटम है, सीमेंटम है जो सीमेंटम दांतों को पकड़ के रख रहा है। जैसे अंबुजा सीमेंट आता है और कई सीमेंट आते हैं ना जो काम करते हैं मजबूती का, वही काम ये भी करता है। सीमेंट का मतलब होता है मजबूती से पकड़ के रखना, उसी से सीमेंट के नाम बने सब। तो सीमेंटम ये इसको जोड़ के रखता है। इतना ही नहीं, इन दांतों को पकड़ के रखते हैं पेरिडोंटल लिगामेंट। इसका मतलब दांत एल्वेलर बोन के अंदर जो है इसकी रूट पूरी तरह से एम्बेडेड है, इसमें सीमेंटम, उसके ऊपर पेरिडोंटल लिगामेंट भी दांत को फॉर्मली पकड़ के रख रहे हैं, और मजबूती देने के लिए शार्पीज फाइबर भी हैं जो टाइप 2 एल्वेलर फाइबर हुआ करते हैं। तो इस तरह से ये टीथ फॉर्मली एम्बेडेड होता है बोनी सॉकेट्स में। ठीक है, तो ये ह्यूमन टीथ का स्ट्रक्चर हमने बता दिया आपको। अब हम टाइप्स ऑफ टीथ को डिस्कस, अब बात करते हैं ह्यूमन डेंटिशन की। ठीक है,
जो ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला होता है, डेंटल फॉर्मूला वो होता है 2123 अपॉन 2123। डेंटल फॉर्मूला में असल में हम जो जॉ होता है उसका हाफ लेते हैं, अपर एंड लोअर हाफ। तो अपर हाफ में 2123, लोअर हाफ में भी 2123। इसका मतलब हम जॉस का दुगना कर देंगे इस डेंटल फॉर्मूले का तो टोटल नंबर आ जाएगा। इसका मतलब इंटू 2 कर दें तो ये बन जाएगी 32 ही। आप इसे डिवाइड मत समझिए, 2123 इसका मतलब 213 और 25 और 3 8, 8 4 जा 32। तो अपर हाफ में यहां पर 8 होते हैं, नीचे भी 8, इधर 8 इधर 8, तो 8 4 जा 32, ये 32 टीथ होते हैं। और ये 2123 क्या बताते हैं, असल में एक हाफ के अपर और लोअर में 2 इंसीजर्स होते हैं, 2 इंसीजर्स। इसके अलावा एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स और 3 मोलर। ठीक है, हर हाफ में अपर और लोअर में इस तरह से 2 इंसीजर्स, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर्स होते हैं। इंसीजर्स का काम होता है कटिंग, कैनाइन का काम होता है टीयरिंग, जैसे फ्लैश को टीयर करना, कट करना इंसीजर का, टीयर करना कैनाइन का। प्रीमोलर और मोलर का काम होता है ग्राइंडिंग। ठीक है, इनका काम होता है ग्राइंडिंग, प्रीमोलर एंड मोलर। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंसीजर्स में चाहे अपर हो चाहे लोअर हो, इनमें हमेशा एक रूट होती है, इस तरह से एक रूट, ये रही एक रूट, 1 रूट। कैनाइन की बात करें तो यहां भी अपर हो चाहे लोअर हो, यहां पर एक ही रूट होती है। मगर प्रीमोलर की बात कीजिए तो अपर प्रीमोलर में इस तरह से 2 रूट्स होती हैं और लोअर प्रीमोलर में अगेन एक रूट। जबकि मोलर की बात करें तो अपर मोलर में 3 रूट्स होती है डियर, ये 3 रूट्स, और लोअर में जो है वो 2 रूट्स। तो इसका मतलब आप समझ गए, अपर प्रीमोलर में 2 रूट, ये देखिए 2 रूट्स, लोअर में एक ही है। अपर मोलर में ये देखिए, अपर मोलर में 3 रूट्स होती हैं और लोअर मोलर में 2 रूट्स होती हैं अटैचमेंट के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब सभी में सिंगल रूट होती है, अपर प्रीमोलर में 2 रूट, अपर मोलर में 3 रूट और लोअर मोलर में 2 रूट। तो कितने दांतों में सिंगल रूट होता है, इंसीजर्स अपर एंड लोअर, कैनाइन अपर एंड लोअर, एंड लोअर प्रीमोलर में सिंगल रूट। जबकि 2 रूट्स किसमें होते हैं, अपर प्रीमोलर एंड लोअर मोलर में, 2 दांतों में इस तरह से होते हैं। 2 दांत मतलब एक हाफ की बात हो रही है। ठीक है, इसको ऐड ऑन करेंगे, अगर टोटल दांत पूछता है तो आप जानते हो कितने होंगे। अगर प्रीमोलर एक है जिसके पास 2 रूट है तो 4 प्रीमोलर होंगे सारे हाफ्स में, क्योंकि 4 हाफ्स बनते हैं, अपर हाफ, लोअर हाफ, अपर हाफ, लोअर हाफ। तो इसका मतलब 2 रूट वाले कितने प्रीमोलर होंगे, 4, क्योंकि टोटल प्रीमोलर कितने होते हैं, 8। और 2 रूट वाले मोलर्स भी कितने होंगे, टोटल 4, और एक हाफ में अपर या लोअर में एक होता है। और 3 रूट वाले कितने दांत होंगे टोटल 32 में, 4, क्योंकि एक हाफ में एक, 4 हाफ बनते हैं। तो इसका मतलब 4 teeth have 3 roots and they all are molars। ठीक है, तो ये रूट की बात होगी कि कितनी रूट होती है। इसके अलावा ह्यूमन में टीथ जो है ना डियर, वो डायफाइडोंट होता है, डायफाइडोंट। इसका मतलब कि टीथ ग्रोज ट्वाइस इन लाइफ, ये दांत लाइफ में 2 बार उगता है, इसीलिए इसको डायफाइडोंट कहते हैं। मगर सारे के सारे दांत लाइफ में 2 बार नहीं उगते। कौन से उगते हैं कौन से नहीं उगते वो बात करते हैं हम। जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें जो दांत होते हैं वो सारे टूटते हैं और उसकी जगह नए आते हैं। तो दूध वाले दांत होते हैं, उनको मिल्क टीथ कहते हैं। जब बच्चा दूध पी रहा होता है उस समय दांत आते हैं।
बाद में वो सारे दांत टूटते हैं और परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मिल्क टीथ की बात करते हैं। मिल्क टीथ जो है वो लाइफ में 2 बार उगते हैं। मिल्क टीथ ये जितने भी हैं टूटेंगे और लाइफ में दोबारा आएंगे। मिल्क टीथ की अगर हम बात करें तो कितना होता है जरा देखें, ये होता है 212 अपॉन 212। कुछ किताबों ने इसको लिखा हुआ है 2102 अपॉन 2102। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि असल में ये जो देख रहे हैं ना आप ईयर, ये प्रीमोलर की जगह लग रही है, बिल्कुल वही जगह है, मगर ये है मोलर्स। एक्चुअली दीज आर मोलर्स ग्रोन इन प्लेस ऑफ प्रीमोलर्स। ये दोनों दांत हैं तो मोलर्स, मगर ये प्रीमोलर की जगह पे उगे हुए हैं, इसलिए कुछ किताब इसे 2102 लिखती है। इसका मतलब बच्चे में 2 इंसीजर एक हाफ में, एक कैनाइन, कोई भी प्रीमोलर नहीं होता मिल्क टीथ में और 2 मोलर्स होते हैं। पर ये सही डिपिक्शन होता है, क्योंकि अगर जॉस को आप देखें तो ये 2 वाली जो जगह है यहाँ पर मोलर हैं, पर ये प्रीमोलर की जगह पे उगे हुए हैं, इसीलिए उसी जगह पे हमें दिखाना पड़ेगा। पर अलग से हमने लिख दिया कि ये क्या है, मोलर्स। तो अगर आप टोटल इसको जोड़िए तो ये 5 एक हाफ में, तो अगले हाफ में भी 5 और 5, इसका मतलब 10 + 10 मिल्क टीथ इज इक्वल टू 20 इन नंबर। मिल्क टीथ कितने हो गए, 20। ये बच्चे में उगते हैं। और मिल्क टीथ में कौन से टीथ नहीं होते, ये फॉर्मूले से आपको पता लग गया, दैट इज प्रीमोलर। इसका मतलब मिल्क टीथ डज नॉट कंटेन प्रीमोलर्स, उसमें प्रीमोलर्स नहीं होते, ठीक है। अब देखिए कौन से दांत ऐसे हैं जो लाइफ में एक ही बार उगते हैं, क्योंकि मिल्क टीथ को अभी आप बताया कि लाइफ में 2 बार उगता है, इसका मतलब डाइफाइडोंट होता है, इट ग्रोज ट्वाइस इन लाइफ, डाइफाइडोंट होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें मोनोफाइडोंट टीथ की, मोनोफाइडोंट, ह्यूमन में ऐसे भी टीथ होते हैं जो लाइफ में केवल एक बार आते हैं और दोबारा कभी नहीं उगते, और वो केवल परमानेंट टीथ में होते हैं। परमानेंट टीथ मतलब जब 32 उग जाते हैं। तो मोनोफाइडोंट टीथ को अगर आप देखेंगे तो इंसीजर्स तो सारे ग्रो कर गए बच्चे में ही, दोबारा इंसीजर्स आएंगे, जब ये टूटेंगे तो फिर 2 इंसीजर आएंगे, और कैनाइन एक होता है वो भी उग चुका है। प्रीमोलर नहीं है, इसका मतलब दोनों के दोनों प्रीमोलर वो लाइफ में एक ही बार उगेंगे। और मोलर्स 3 आ गए हैं मगर होते कितने, मोलर्स 2 आ गए हैं मगर होते कितने, 3। इसका मतलब एक मोलर भी लाइफ में एक ही बार उगता है। अगर इसको टोटल आप देखेंगे तो 3 और 3 6 इंटू 2 12, तो 12 टीथ ऐसे हैं जो ह्यूमन में मोनोफाइडोंट होते हैं। इसका मतलब है लाइफ में एक ही बार उगते हैं, दोबारा नहीं उगते। तो आपसे पूछेगा कौन से दांत लाइफ में एक ही बार उगते हैं, दोनों प्रीमोलर्स या सारे प्रीमोलर्स। दोनों का मतलब एक हाफ में बोल रहा है 4 हाफ टीथ के हो जाते हैं, ये एक हाफ, उसमें भी अपर हाफ लोअर हाफ, अपर हाफ लोअर हाफ, तो 2 या कहिए सारे के सारे 8 प्रीमोलर्स लाइफ में एक ही बार उगते हैं, दे आर ऑलवेज मोनोफाइडोंट। मोलर्स डायफाइडोंट और मोनोफाइडोंट दोनों होते हैं, 2 पेयर तो लाइफ में 2 बार उगते हैं, मिल्क टीथ में भी होते हैं, परमानेंट में भी होते हैं, मगर एक जो बच्चों में नहीं आया था, आखिरी 3rd जो मोलर होता है वो एक ही बार लाइफ में उगता है, इसलिए वो मोनोफाइडोंट है। और वो भी 17-18 साल की उम्र या उसके बाद ग्रो करता है, इसीलिए जो 3rd मोलर्स होते हैं उसको विजडम टीथ कहते हैं। विजडम टीथ किस लिए, बुद्धिमत्ता के दांत, क्योंकि 18 साल के बाद माना जाता है कि बुद्धिमान हो गया है बच्चा, बुद्धिमान हो गया पर्सन, तो इसीलिए इसको विजडम टीथ कहते हैं। वो 3rd मोलर होता है, लाइफ में एक ही बार उगता है। कई लोगों को बहुत तकलीफ देता है जब वो उगता है साइड में से, और वो वेस्टिजियल भी होता है। इसका मतलब हम उससे कुछ कट नहीं कर सकते, हम उससे ग्राइंड नहीं करते, उसका यूज नहीं करते। जो 3rd मोलर आया जिसको विजडम टीथ कह रहे हैं, बुद्धिमत्ता के दांत कह रहे हैं, वो क्या होता है, वेस्टिजियल भी होता है, ठीक है। अब अगर टाइप्स ऑफ टीथ की बात करें, ये तो ह्यूमन में बात हो गई, आपने जाना क्या क्या कंडीशन हो गई, यहां पर क्या कंडीशन आपने जानी, कई तरह के टीथ हैं, देखो 4 तरह के टीथ हैं। तो जब 4 तरह के टीथ होते हैं तो हम कहते हैं कि अलग अलग दांत हैं, इसीलिए इसको कहते हैं हेटेरोडोंट। इसका मतलब ह्यूमन में कंडीशन हो गई हेटेरोडोंट, अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं। दूसरा, ह्यूमन में टीथ 2 बार उगते हैं, भले सारे ना उगे
तो डाइफाइडॉन कंडीशन भी हो गई किसमें, ह्यूमन में। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ टीथ देखते हैं कि और एनिमल्स में कैसे टीथ होते हैं, ह्यूमन में कैसे होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, तो उन्हें डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ, अगर टाइप्स ऑफ टीथ की बात करें हम, तो देखिए सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन अगर हम बात करें वो लिखते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो ये दांत तीन प्रकार के होते हैं। एक्रोडोंट, एक्रोडोंट का मतलब हुआ ना डियर कि ये जॉ बोन होती है, डायरेक्ट उस पर टीथ निकल आया, ये रहा टीथ, और ये डायरेक्ट किस पे अराइज कर गया, जॉ बोन पे। तो इसका मतलब एक्रोडोंट का मतलब टीथ डायरेक्टली अराइजेज ऑन जॉ बोन। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो फिशेस एंड एम्फीबियंस, फिशेस एंड एम्फीबियंस, इनमें एक्रोडोंट टीथ होता है। ठीक है, दूसरा देखें तो दैट इज प्लूरोडोंट। प्लूरोडोंट में क्या होता है, टीथ अराइजेस फ्रॉम लेटरल साइड ऑफ जॉ रिजेस, ऐसे ये रहा दांत, ये टीथ है, ये जॉ रिजेस के लेटरल साइड से अगर निकल रहा हो, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, टीथ अराइजेस फ्रॉम लेटरल साइड ऑफ जॉ रिजेस। एग्जाम्पल, फैंग्स ऑफ स्नेक्स, सांप के जो दांत होते हैं ना, वो दांत जिससे वो जहर को, वेनम को इंजेक्ट कर देता है, फैंग्स, वो इसी तरह के होते हैं, प्लूरोडोंट। तीसरा अगर हम बात करें तो दैट इज थीकोडोंट। इसमें टीथ आर फर्मली एम्बेडेड इन बोनी सॉकेट, ये बोन का सॉकेट है, बोनी सॉकेट, इसमें दांत फर्मली अटैच्ड होते हैं, ये रहे टीथ, तो इसे हम कहते हैं थीकोडोंट। क्या होता है इसमें, टीथ आर फर्मली अटैच्ड इन बोनी सॉकेट, जैसे ह्यूमन में एल्विलर बोन के सॉकेट में दांत पूरी तरह से फंसे होते हैं, मजबूती से टूटते नहीं है। और थीकोडोंट टीथ की अगर हम बात करें तो ह्यूमन एंड क्रोकोडाइल में भी कौन से टीथ होते हैं, थीकोडोंट। कैसे होते हैं, थीकोडोंट। तो आपने देखा ह्यूमन में एक और कंडीशन मिली हमको, अपार्ट फ्रॉम हेटेरोडोंट, डाइफाइडोंट, ह्यूमन टीथ आर थीकोडोंट। अगर अराइज की बात करें, ओरिजिन की बात करें, तो ह्यूमन टीथ क्या होता है, थीकोडोंट। ठीक है, नेक्स्ट, on the basis of shape of cusp, कस्प का मतलब जो ऊपर, दांतों को ऊपर से छुएंगे टंग से ऐसे, तो ये जो ऊपर के उभार है उन्हीं को कस्प कहते हैं। उसके आधार पे दांत जो है वो इन चार तरीकों के हो सकते हैं। पहला ब्यूनोडोंट, ब्यूनोडोंट में क्या होता है ना, इस तरह से सर्कुलर राउंडेड कप्स होते हैं, ये ऊपर वाले देख रहे हैं आप, ये सर्कुलर कस्प हैं, स्मॉल हैं, सर्कुलर कस्प हैं, और ये कंडीशन होती है ह्यूमन में। किसमें, ह्यूमन में स्मॉल सर्कुलर कस्प होते हैं, उन्हें कहते हैं ब्यूनोडोंट। तो ह्यूमन की कंडीशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और देखिए क्या क्या हो गया ह्यूमन में, हेटेरोडोंट, डाइफाइडोंट, थीकोडोंट एंड ब्यूनोडोंट अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ कस्प। ये चार कंडीशन ह्यूमन के लिए याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। हेटेरोडोंट, दांत अलग अलग तरह के हैं। डाइफोडोंट, टीथ ग्रोज ट्वाइस इन लाइफ। थीकोडोंट, टीथ आर फर्मली एम्बेडेड इन बोनी सॉकेट। एंड ब्यूनोडोंट, कस्प आर स्मॉल, सर्कुलर और राउंड इन शेप। ठीक है, दूसरा जो होता है दैट इज लोफोडोंट। लोफोडोंट, इसमें क्या होता है ना, इनेमल और डेंटाइट की फोल्डिंग होती है आपस में इस तरह से, ये ऊपर इनेमल, नीचे डेंटाइन, ये डेंटाइन और ये इनेमल। तो इनेमल और डेंटाइन की इंटीग्रेट फोल्डिंग होती है, आप कह सकते हो इंटीग्रेट फोल्डिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन, उनकी बहुत ज्यादा फोल्डिंग होती है, उन्हें हम कहते हैं लोफोडोंट। और इसका एग्जाम्पल होता है एलिफेंट। दो और तरह के दांत होते हैं, एक सेलिनोडोंट
और दूसरे सीकोडोंट, सीकोडोंट, ठीक है, सेलनोडोंट एंड सीकोडोंट। सेलनोडोंट में ऐसे क्रीसेंट शेप कप्स होते हैं, हाफ मून शेप कस्प कहते हैं उसको, और सेलनोडोंट में वर्टिकल पॉइंटेड कस्प होते हैं इस तरह से। ये कैसे कस्प हुए सेलनोडोंट में? क्रीसेंट शेप कप्स, हाफ मून शेप कप्स, और सीकोडोंट में वर्टिकल पॉइंटेड कस्प। और ऐसे कस्प किसमें होंगे जानते हो ना आप? कार्निवोर्स, कार्निवोर्स। और सेलनोडोंट ये हर्बिवोर एनिमल में होते हैं, जैसे कि शीप, जैसे कि गोट, जैसे कि काव वगैरह, इनमें सेलेनोडोंट, और सीकोडोंट कार्निवोर्स में। ठीक है, तो ये बात हो गई